हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक बी। मैं दिव्यांशु आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स बहुपद को स्टार्ट करने वाले हैं। आज उसकी पहली क्लास है, आज उसका शुभारंभ है, श्री गणेश है। तो हम बात करेंगे भाई सबसे पहले तो वेरिएबल और सेकंड कांस्टेंट के ऊपर, क्योंकि ये दो चीज़ समझनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। बहुपद में वेरिएबल और कांस्टेबल, चर और अचर। अब बात आती है ये वेरिएबल यानी चर क्या होता है, कांस्टेंट यानी अचर क्या होता है। तो आपने देखा होगा प्यारे बच्चों कि आपको नंबर्स मिलते हैं जैसे कि 5, 30, 45, 2, 3, 4, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग कहीं पर भी लिख दो आप 5, 30, 45, 2, 3, 4, वो उतना ही रहना है। लेकिन मैं बात करूँ वेरिएबल की, तो जो हमारी अल्फ़ाबेटिक टर्म होती है X, Y, Z, A, B, C, वो किस में आते हैं? वेरिएबल यानी चर के अंदर आते हैं। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कहीं मैंने दे दिया कि भाई x, तो इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मुझे पता नहीं है क्या है x की वैल्यू, अज्ञात है। हिंदी में बात करूं तो अज्ञात होते हैं, ये अननोन होते हैं। और ये क्या होते हैं? ज्ञात होते हैं, नोन होते हैं। देख लो भाई, कहीं पर भी अगर मैं बात करूं 5 है तो 5 ही रहेगा, 30 है तो 30 ही रहेगा, 45 है तो 45 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा। लेकिन x y z हो, a b c हो, इनकी वैल्यू निर्धारित नहीं होती, इनका मान पता नहीं होता, अज्ञात होता है। इसलिए ये तो आती है हमारे वेरिएबल के अंदर और ये आता है हमारा कांस्टेंट के अंदर। तो कांस्टेंट वो होंगे जो नोन होंगे, ऐसे नंबर्स। और जो हमारे अल्फ़ाबेटिक टर्म जो x y z a b c d होती है हमारी, जो हमारे इंग्लिश वर्णमाला के ऐसे टर्म आ जाती है जो अननोन होती है, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। तो ये तो बात हुई वेरिएबल और कांस्टेंट की। अब हम डेफिनेशन देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, बीजीय व्यंजक की। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं एक डेफिनेशन की, एक परिभाषा की, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक की परिभाषा के ऊपर। और वो है प्यारे बच्चों, व्हेन एनी कांस्टेंट एंड वेरिएबल आर एक्सप्रेस्ड विद 4 मेन ऑपरेशंस। और वो 4 मेन ऑपरेशंस है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 जो आपका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति था। देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन के अंदर लिखें तो वो क्या हो जाएगा? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। चर तथा अचर को चारों मूलभूत संक्रियाएं, और मूलभूत संक्रियाएं कौन सी? जोड़, बाकी, गुणा, भाग, अगर इनके साथ व्यक्त किया जाए ना तो उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। सपोज मैं लिखता हूँ 3 + 2x, तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये 2x देखो क्या है, 2x आपका हो गया वेरिएबल प्यारे बच्चों, आपका हो गया चर। और जो आपका 3 है वो आपका कांस्टेंट है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कौन चर होता है, कौन अचर, कौन वेरिएबल होता है और कौन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब देख लो, ये है चर और ये है अचर, दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन लग रहा है? दोनों के बीच में ऑपरेशन लग रहा है प्लस का। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाऊं माइनस का, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 3 - 2x। ठीक है, ये तो माइनस का ऑपरेशन लगाने पर आया। अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं किसका? मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लिकेशन का, तो वो हो जाएगा 6x। ये क्या हुआ? चर और अचर में क्या हो गया? गुणा हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। और अगर मैं डिवाइड की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? 3/2x। बस ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के उदाहरण है, बीजीय व्यंजक के उदाहरण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चर और अचर, चर और अचर, चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में अगर इन चारों संक्रियाओं का, इन 4 मेन ऑपरेशंस का अगर उपयोग हो रहा है, उससे उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उससे उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो वो जो हमारे पास में कॉम्बिनेशन आएगा ना, जैसे ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ही तो हैं सारे, ये क्या हो जाएंगे आपके? ये आपके होने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। तो उम्मीद करता हूँ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। ये बेसिक थ्योरी पार्ट है, चैप्टर का जो मेन कंटेंट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन और थ्योरी पार्ट आपको अच्छे से आएगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे न्यूमेरिकल पार्ट से भी और थ्योरी पार्ट से भी बहुत अच्छे से। तो इसको नोट कीजिए, कोई भी दिक्कत या शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नोट कीजिए इसको। नाउ लेट्स टेक अ पॉलिनोमियल टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम जो बहुपद की बेसिक चीज़ें हैं उनको समझने के लिए एक बहुपद का उदाहरण लेते हैं। मैंने लिया px = 7x² + 5x + 6। जो आपका px है ना, वो इस बहुपद को दिखाने का तरीका है, किसी भी बहुपद को दिखाने का। देखो p का मतलब क्या हो गया? पॉलिनोमियल्स। ये p पॉलिनोमियल्स से आया है, जो अंग्रेजी में नाम होता है ना बहुपद का, पॉलिनोमियल्स, उससे ये p आया है। और जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर, जो हमारा चर है वो x है, इसलिए px लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ y कर दूँ ना कि 7y² + 5y + 6, तो मेरा बहुपद, तो मेरा पॉलिनोमियल py हो जाएगा। इसका मतलब जो आपने चर लिया है, जो आपने वेरिएबल लिया है, उसी को यहाँ पर लिखते हैं। तो मेरे पास जो px है वो है 7x²
स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये तो मेरे पास हो गया पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ये पूरा मेरे पास क्या है, बहुपद है। ठीक है भाई, ये पूरा मेरे पास में हो गया पॉलिनोमियल। क्या हो गया प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद। ठीक है, अब जो 7x स्क्वायर है, 5x है और 6 है, आपका 7x स्क्वायर है, आपका 5x है और आपका 6 है, ये क्या है, ये इसके पद हैं, ये इसकी टर्म्स हैं, ये हैं आपकी टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। हिंदी में है बहुपद के पद। तो इस बहुपद में कितने पद हो गए, इसमें 3 पद हो गए। कैसे, एक पद आपका 7x स्क्वायर, दूसरा 5x और तीसरा 6। ये भी आपका टर्म है, ये भी आपका टर्म है, ये भी आपका टर्म है, तो इसके अंदर 3 टर्म्स हो गए, 3 पद हो गए प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये सारी टर्म्स हो जाएंगी। अब इन टर्म्स के ऊपर ही बात करते हैं, इन पदों की ही कोई क्वालिटी की बात करते हैं। तो एक बात याद रखना कि प्रत्येक पद का गुणांक होता है। Every term has coefficient। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ गुणा में होगा। अगर मैं बात करूं, ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये एक्स स्क्वायर का पद है, तो इसके साथ गुणा में क्या आ रहा है, इसके साथ गुणा में आ रहा है 7 इंटू एक्स स्क्वायर। यही तो होगा 7x स्क्वायर। भाई ऐसे ही तो लिखते हैं, 7 इंटू एक्स स्क्वायर तो 7x स्क्वायर होता है। तो जो 7 है ना, ये 7 इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म का, इस एक्स स्क्वायर वाले पद का गुणांक है, इसका कोफिशिएंट है। क्या है इसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 7। सिमिलरली एक्स वाली टर्म है, जो एक्स वाला पद है, उसका गुणांक क्या हो जाएगा, उसका गुणांक हो जाएगा प्यारे बच्चों 5। अब देखो, आप कहोगे कि 6 तो कांस्टेंट है भैया, 6 का गुणांक कहाँ से आएगा, या 6 में गुणांक वाली बात कैसे सत्य साबित करोगे आप, क्योंकि यहाँ पर तो x की पावर कुछ है ही नहीं। भाई x की पावर किसी से मल्टीप्लाई में होगी, उसी को तो गुणांक बोलते हैं। कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि भाई x की कोई ना कोई पावर हो, वो जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, उसी को क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ तो खाली 6 है, खाली कांस्टेंट है। लेकिन आपको पता है प्यारे बच्चों कि किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 कर दी जाए तो 1 होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 6 इंटू 1, और मैं 1 की जगह लिख सकता हूँ x की पावर 0। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 वापस क्या हो जाएगा 1, और 6 इंटू 1 वापस 6 ही होने वाला है। तो ये है x की पावर 0 का कोफिशिएंट। अगर मैं पूछूं x की पावर 0 का गुणांक क्या है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई कुछ नहीं है, क्योंकि x की पावर 0 तो है ही नहीं। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है, हमेशा x की पावर 0 होता है। एक बात ध्यान से सुन लेना, दिमाग में बिठा लेना, कांस्टेंट जो होगा ना, वो आपका गुणांक होगा x की पावर 0 का। जो कांस्टेंट होने वाला है वो x की पावर 0 का कोफिशिएंट होगा हमेशा। तो यहाँ x की पावर 0 का गुणांक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, आप बोलोगे सर 5। यहाँ मैं पूछूं एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स का गुणांक, आप बोलोगे सर माइनस का 3। ठीक है भाई प्यारे बच्चों। अब मैं पूछ लूँ x0 का गुणांक, x0 का कोफिशिएंट, आप बोल दोगे 2। कोई 3 मत कर देना प्यारे बच्चों, ये साइन भी साथ में लेना है। अगर माइनस का साइन है तो माइनस वाला गुणांक हो जाएगा, और प्लस का साइन है तो प्लस वाला गुणांक हो जाएगा। तो नाउ प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा, पहले हमने सीखा कि पॉलिनोमियल्स और बहुपद को हम लिखते कैसे हैं। भाई हमने देख लिया कि बहुपद को ऐसे px से लिखते हैं, और ये है। फिर हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स की टर्म्स क्या होती है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के पदों के बारे में जाना। फिर हमने जाना प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, एवरी टर्म हैज़ अ कोफिशिएंट। फिर वो कोफिशिएंट कौन सा होता है, कैसे होता है, उसके बारे में भी जाना। फिर हमने बोला कि जो कांस्टेंट है या जो x की पावर 0 है, उसका कोफिशिएंट क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। जो x की पावर 0 है उसका गुणांक हमेशा क्या होता है, आपका अचर जो होता है ना, वो होता है। देखो इसमें अचर है ना, यही तो है x की पावर 0 का गुणांक। ये 6 क्या है, इसमें कांस्टेंट है, और यही क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा किसका, x की पावर 0 का। ठीक है, और डिटेल से समझेंगे, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, आगे भी नहीं आएगी, इसको आराम से नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ हम 2 से 3 छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था कोफिशिएंट के बारे में, गुणांकों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी टर्म का, किसी भी पद का केवल मात्र एक गुणांक होता है, एक मात्र कोफिशिएंट होता है, हमेशा ओनली 1 होता है। ये क्या होता है, ओनली 1, एक मात्र। ठीक है, सपोज था 3/2x प्लस 3,
तो आप कहोगे कि भाई इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो मैं कह दूंगा सर 3/2 है, और x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो मैं कह दूंगा 3 है। तो कभी ऐसा आया क्या कि दो दो गुणांक आ गए हों या दो कोफिशिएंट आ गए हो? भाई x के दो कोफिशिएंट पॉसिबल है क्या? नहीं है, ठीक है। आपकी x की पावर 0 के दो कोफिशिएंट पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो कोफिशिएंट किसी भी टर्म का, किसी भी पद का गुणांक केवल मात्र एक हो सकता है, ओनली वन हो सकता है। चलो यहाँ तक की बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एक जो पॉलिनोमियल है आपका, एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद है, उसके अंदर पदों की संख्या कितनी हो सकती है? पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो कितनी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमेशा क्या होगी? वो फाइनाइट होगी, वो आपकी परिमित होगी, ठीक है। वो लाख, 1.5 लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो फाइनाइट होगी। फाइनाइट का मतलब आपको पता ही है, कोई फिक्स वैल्यू होगी, भले वो कितनी भी हो। लार्जेस्ट से लार्जेस्ट अमाउंट भी हो सकती है और लोवेस्ट से लोवेस्ट यानी 0 भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमेशा फाइनाइट होगी, हमेशा डिफाइन होगी, हमेशा पता होगी हमें कि इतनी है, 10, 15, 20, 50, ठीक है। वो होते हैं फाइनाइट यानी परिमित। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा फाइनाइट होती है, बहुपद के अंदर पदों की संख्या हमेशा परिमित होती है। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि एवरी टर्म इन अ पॉलिनोमियल हैज ओनली वन कोफिशिएंट। आपके बहुपद में जो एक इकलौती पद है ना, उसका केवल और केवल एक ही गुणांक होने वाला है। और सेकंड हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइनाइट होगी, ठीक है, हो कितनी भी सकती है लेकिन फाइनाइट होगी। जो बहुपद के अंदर आपके पदों की संख्या है वो हमेशा क्या होगी? परिमित होगी। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीरो पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे शून्य बहुपद की, कि ये क्या होता है। तो ये बच्चा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ 0 लिख दिया ना मैंने, वो हो गया शून्य बहुपद, आपका जीरो पॉलिनोमियल। सिर्फ एक 0 होता है, वही आपका जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद है। अब हम सेकंड बात करने वाले हैं आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, अचर बहुपद की। अब अचर या कांस्टेंट, ये देखते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई होगी कि इसके अंदर वेरिएबल का पार्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट होने वाला है, वो हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैं लिख दूँ 5, 3/2, -5, -3/2, 7/2 या 1/2, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं मैं इमेजिन कर सकता हूँ जो क्या है अचर हैं, जो क्या है कांस्टेंट्स हैं, वो किसके हिस्से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब मैं बात करूँ मोनोमियल की, तो यार ये मोनोमियल क्या होता है? ये है तो पॉलिनोमियल का ही पार्ट, लेकिन ये मोनोमियल होता क्या है? इसको मोनोमियल क्यों बोलते हैं? तो देखो, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। इस मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, यानी कि जिसमें क्या हो? एक पद हो, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स आपके 1 हो, पदों की संख्या जो है वो 1 हो। सपोज मैं बात करूँ 3x + 2, क्या ये मोनोमियल का एग्जाम्पल है? नहीं है ये मोनोमियल, ये एक पदी का उदाहरण नहीं है। हिंदी में मोनोमियल को बोलते हैं एक पदी। क्यों? क्योंकि जिसमें पदों की संख्या 1 हो उसे हम एक पदी बोलते हैं। तो क्या ये एक पदी का उदाहरण है? क्या ये मोनोमियल का एग्जाम्पल है? ये नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी आ रही है? एक ये और एक ये, 2 पद आ गए इसके अंदर। लेकिन मोनोमियल एक पदी के अंदर तो एक ही पद आना चाहिए, इसका मतलब ये मोनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। अगर मैं बात करूँ 3/2x की, तो ये मोनोमियल का एग्जाम्पल है, एक पदी का उदाहरण है। अगर मैं बात करूँ 2x की, तो ये मोनोमियल का एग्जाम्पल है। अगर मैं इनके आगे माइनस लगा दूँ तो भी ये मोनोमियल का एग्जाम्पल है। मतलब कुछ भी करो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। वो आपका होता है एक पदी यानी कि मोनोमियल। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा? यहाँ हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी छोटी छोटी। क्या? पहली थी आपकी जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद। सिर्फ जीरो जो होता है वही आपका क्या होता है? शून्य बहुपद। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद क्या होता है? जितने भी अचर है, जितने भी कांस्टेंट है, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बात आती है मोनोमियल यानी एक पदी की, तो पदों की संख्या जिसमें 1 होगी वो आपका हो जाएगा मोनोमियल। तो आपने एग्जाम्पल की सहायता से तीनों को समझ लिया है। उम्मीद करता हूं अब आपको इन तीनों में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम 2 से 3 छोटी छोटी डेफिनेशंस और देखेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 जो आपकी एनसीईआरटी की है उसके भी कुछ क्वेश्चंस आज उठाने वाले हैं। तो बने रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट करना ही है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करने वाले हैं आपके बाइनोमियल की, द्विपदी की। हिंदी वाले या इंग्लिश वाले देखते ही समझ गए होंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होने वाली है बच्चा? 2। इसके अंदर आपके पदों की संख्या कितनी होगी? 2। वो किस में आ जाएगा? द्विपदी यानी कि बाइनोमियल में। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था ना, 3x + 2
3x माइनस 2, 3x प्लस 7, 2x प्लस 8, ये सारे एग्जाम्पल्स जिनके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या 2 है, वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? बाइनोमियल यानी मोनोमियल के। अगर मैं बात करूँ 7x² प्लस 3x प्लस 2, तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये मोनोमियल या बाइनोमियल का एग्जाम्पल है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो मोनोमियल है एक पदी है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म पद की संख्या 1 होनी चाहिए, और जो द्विपदी है उसमें 2 पद होने चाहिए, लेकिन इसमें तो 3 ही आ गए। इसका मतलब हम एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं, दैट इज त्रिपदी, ट्राइनोमियल। ये लास्ट है भाई, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना। इसकी डेफिनेशन यहाँ खत्म हो जाएगी पॉलिनोमियल्स की। आगे डेफिनेशंस और है, लेकिन एक बार ये खत्म हो जाएगा, आपके सिलेबस में है उतना पार्ट। तो ट्राइनोमियल समझ गए होगे कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होने वाली है? नंबर ऑफ टर्म्स होने वाली है 3, पदों की संख्या होने वाली है आपके 3। देख लो 1 2 3, या मैं एग्जांपल ले लूँ 5x² प्लस 7x माइनस 9 और 2x² माइनस 3x प्लस 7। ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या 3 है, तो आपके ट्राइनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने डेफिनेशंस की बात की या पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिया। हमने 5 पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया है। पहला हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा, फिर हमने मोनोमियल पढ़ा, फिर हमने ये बाइनोमियल पढ़ा, और अब हमने ट्राइनोमियल पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब हम देखने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात की परिभाषा, डेफिनेशन, वो है द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो हमने अभी पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसमें जो वेरिएबल यानी कि आपके अचर थे, उसकी अधिकतम घात जो थी वही होने वाली है आपके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। वही बात आ गई ना, जो चर होगा उसकी अधिकतम घात होगी, वही बहुपद की घात हो जाएगी। जैसे अभी हमने पढ़ा था 7x² प्लस 5x प्लस 6, एक एग्जाम्पल लिया था। तो इस पूरे बहुपद के अंदर x की अधिकतम घात कितनी है? चलो मैं यहाँ भी लिख ही देता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6x की पावर 0। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 वापस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 की बन जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर, इस संपूर्ण बहुपद के अंदर आपको x की अधिकतम पावर, x की मैक्सिमम पावर क्या दिखाई दे रही है? हाईएस्ट पावर क्या है भाई? 2 दिख रही है मुझे। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? पावर 1 है। तो देख लो 2, 1 और 0, इनमें सबसे बड़ा कौन? 2। तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल लूँ x³ प्लस x प्लस 1, तो इसके अंदर मैं पूछूं बहुपद की घात कितनी है, आपके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, तो आप देखो कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सिमिलरली मैं एग्जांपल ले लूँ x प्लस 1 का, इसके अंदर बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, इसके अंदर बहुपद की घात कितनी है? आप बोलोगे सर इसका तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0 और ये है x की पावर 1, तो इसमें मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर कितनी है? आपकी अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ये भी हो गई 1, मतलब इसकी डिग्री, इसकी घात हो गई 1। तो देख लो इसके अंदर घात आई थी 2, इसमें 3 और इसमें 1। क्या करना है आपको? आपको x की मैक्सिमम पावर देखनी है, अधिकतम कितनी है वो देखनी है, और वही पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की, पूरे के पूरे बहुपद की पावर हो जाएगी, घात हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था x प्लस 1, 7x² प्लस 5x प्लस 6 और x³ प्लस x प्लस 1। इसकी डिग्री कितनी आई थी? इसकी डिग्री आई थी 1। इसकी डिग्री कितनी आई थी? इसकी डिग्री आई थी 2। और इसकी डिग्री कितनी आई थी? 3। ठीक है, ये तो हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब जिसकी डिग्री 1 होना उसको बोलते हैं लीनियर, आप बोल सकते हो सरल, ठीक है। जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी घात 2 आई थी अधिकतम, वो क्या होता है आपका? वो आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में बात करें तो द्विघात बहुपद होता है। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3, वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, हिंदी में बात करें तो त्रिघाती बहुपद। इसको आप पहले वाला जो था ना, जो आपका लीनियर है, उसको आप सरल बहुपद भी बोल सकते हैं और उसको आप एक घाती बहुपद भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है? 1, इसलिए इसको एक घाती भी बोल सकते हैं। तो मेरा इन एग्जाम्पल्स को जो मैंने अभी पहले बताए थे, उनको वापस लेने का यहाँ यही मतलब था कि मैं आपको बता पाऊँ जिसकी पावर, जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, वो आपका लीनियर यानी कि एक घाती होगा। जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात 2 है, वो आपका द्विघाती होगा। जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात 3 है, वो आपका त्रिघाती बहुपद होगा। तो बस देख लो, 1 1
द्वि 2, त्रि 3, इस तरीके से आप चल लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती बहुपद क्या होता है। तो यहाँ तक हमारा थियोरी पार्ट कंप्लीट हो गया है, जो सैद्धांतिक बातें या मोटा मोटी थ्योरी लिखी हुई थी 2.1 से पहले तक, एक्सरसाइज नंबर 2.1 से पहले तक जो थ्योरी लिखी हुई थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। इस थ्योरी पार्ट में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या आई हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। थ्योरी पार्ट को नोट कीजिए, क्वेश्चंस वाले पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। नाउ टुडेज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है आपका WTF। इस WOTF का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। जो नीचे आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजक दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है और कौन सा नहीं, और आपको अपने जो आंसर लिखो ना कि ये बहुपद है या नहीं, उसका रीज़न भी देना है, उसका कारण भी देना है। तो मैं बात करता हूँ पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो देख लो इसके अंदर ये क्या है, ये तो आपका बहुपद होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देख लो x तो ये पॉलिनोमियल तो है और इसमें वेरिएबल भी एक है, सिंगलटन x, तो ये तो हो गया एक पद वाला बहुपद। एक ही चर है इसमें x, तो ये एक चर वाला बहुपद हो गया, वन वेरिएबल वाला आपका पॉलिनोमियल हो गया। इसमें भी देख लो ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, y² + √2, तो ये भी हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेकिन अगर मैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, एक चर वाला बहुपद है? तो आप कहोगे नहीं सर, इसमें x भी एक चर है, y भी एक चर है और t भी एक चर है, ये तो 3 चरों वाला बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें तो 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। ये तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल हो गया, इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा, तो ये नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे सर ने थर्ड और फोर्थ तो करवाया ही नहीं, सीधा फिफ्थ पर पहुंच गए, ऐसा कैसे, इनको छोड़ा क्यों, इनको क्यों छोड़ा, अब बात करते हैं। तो देखो अगर मैं लिखूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं t⁻1/2 + 2, ठीक है भाई। जो रूट होता है ना वो पावर 1/2 होता है, आप सबको पता है। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं पता है, या कुछ बच्चों को हो सकता है पता होगी, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुन ले, और जिनको पता है उनका रिवाइज होना ही है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो पावर होगी ना, जो आपके टर्म्स होंगे ना, पॉलिनोमियल्स में जो टर्म्स होती है, बहुपद के अंदर जो पद होते हैं, उनकी पावर या उनकी जो घात होती है ना, वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या के अतिरिक्त कोई भी संख्या घात में आती है, अगर होल नंबर के अलावा कोई भी नंबर आपकी पावर में आता है, तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है, वो आपका बहुपद नहीं है। यहाँ पावर में आया 1/2, इसका मतलब क्या हो गया, आपके घात होल नंबर में नहीं आई, आपकी पावर होल नंबर में नहीं आई, पूर्ण संख्या में नहीं आई, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। सिमिलरली मैं इसकी बात करूँ तो आप कहोगे इसमें तो क्या है, y1 है और इसमें भी y1 है, ये तो हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि मुझे सब पावर्स या तो ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए। अगर मैं इस पावर को ऊपर ले जाता हूँ तो देख लो नीचे y की पावर +1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, y की पावर -1। और क्या -1 एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से चालू होकर अनंत तक जाते हैं वो होते हैं। -1 होल नंबर में नहीं आता, पूर्ण संख्या में नहीं आता, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो एक चीज़ हमें यहाँ से सीखने को मिली कि किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी बहुपद में, अगर किसी भी टर्म की पावर, किसी भी पद की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं हुई तो बहुपद नहीं हुई। देखो इसमें तो ये एक ही टर्म थी, इसके अंदर पूर्ण संख्या नहीं बनी, होल नंबर नहीं बना, तो ये पावर नहीं बनी, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पॉलिनोमियल नहीं बना। इसके अंदर देखो, इस टर्म के अंदर तो फॉलो हो रही है चीज़, इसकी पावर तो क्या है, पूर्ण संख्या ही है, लेकिन इसकी पावर पूर्ण संख्या नहीं है। एक में भी चीज़ फॉलो नहीं होना तो वो असत्य हो जाती है। भाई किसी भी आदमी को सत्य और अच्छा बनना होता है तो उसको सब जगह अच्छा बनना पड़ता है, लेकिन बुरा बनने के लिए, गलत होने के लिए केवल मात्र एक कारण ही काफ़ी है। इसलिए आपको कोई भी एक चीज़ ऐसी मिल जाए जो फॉलो नहीं कर रही है तो वो हो जाएगी आपकी बहुपद नहीं बनने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि पावर हमेशा होल नंबर होगी, जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। तो ये पहला क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, यानी कि दूसरे प्रश्न पे। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से जो आपको नीचे दे रखे हैं उनमें आपको x² का गुणांक लिखना है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें देखो x² के साथ कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसे मत कर देना कि कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं लिख के आए। किसी के भी साथ में अगर कुछ भी नहीं हो तो उसे ऐसे करते हैं 1 × x² भी तो x² ही होता है, इसका मतलब x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा, 1। आ गई बात समझ में। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ मुझे दिख ही रहा है कि π/2 होने वाला है, क्योंकि x² के साथ गुणा में क्या है, π/2 है, और यहाँ √2 है तो √2 होने वाला है। भाई कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो उस पद के साथ में क्या हो, गुणा के अंदर हो। तो यहाँ मैंने एक गलती कर दी होगी, आपने पकड़ लिया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो x की पावर 1 का है √2, x² तो यहाँ पूरे पॉलिनोमियल में ही नहीं है, इसका मतलब उसका गुणांक क्या हो जाएगा, उसका गुणांक हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा लिखूँ 0 × x², तो वो नेक्स्ट स्टेप में वापस वही हो जाएगा 0 √2x - 1 √2x - 1।
तो देख लो, अगर उसका कोफिशिएंट 0 हुआ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये यही रहा, कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं, तो यहाँ पर कोफिशिएंट होने वाला है 0। अगर कोई आपको टर्म ही नहीं दे रखी है एक्स के स्क्वायर के अंदर, तो उसका कोफिशिएंट हमेशा 0 होगा। सपोज मैं इसमें पूछ लेता कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 0, इसमें पूछ लेता तो 0। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब की टर्म ही नहीं है भाई, और जिसकी टर्म नहीं हो उसका कोफिशिएंट हमेशा 0 ही रहेगा, और जिसके साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं हो उसका हमेशा 1 रहेगा। लेकिन प्लस माइनस हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसके आगे साइन कौन सा है। तो इसमें देखो, इसमें माइनस का साइन है तो इसका कोफिशिएंट होने वाला है -1। ठीक है, तो बस वही मैंने आपको बताया कि जिसके साथ में कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो, वो सिर्फ एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब हो, तो उसका हमेशा कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, गुणा क्या होगा, 1 होगा। वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, आइदर प्लस और माइनस, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, डिपेंड करेगा उसके आगे साइन कौन सा है। यहाँ प्लस का था तो +1 रहेगा इसका कोफिशिएंट, और वहाँ माइनस का है तो वो -1 हो जाएगा कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। और कोई भी टर्म आपको नहीं दे रखी हो, कोई भी पद आपको नहीं दे रखा हो, उसका तो हमेशा कोफिशिएंट 0 होना है, हमेशा गुणांक 0 होना है। ठीक है, इनमें किसी में भी अगर x की पावर 4 पूछूंगा तो वो 0 रहेगा, 5 पूछूंगा तो 0 रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब छोटा सा एक तीसरा क्वेश्चन है, उसको भी ले ही लेते हैं, पूरा चैप्टर एक्सरसाइज को खत्म करते हैं 2.1 को, ताकि नेक्स्ट क्लास में फटाफट आगे शुरू करेंगे। Now the third one is give one example each of binomial of degree 35 and monomial of degree 100। मतलब हमें एक एक उदाहरण देना है, एक आपको द्विपदी का उदाहरण देना है और एक आपको त्रिपदी का एक पदी का उदाहरण देना है जिसकी डिग्री हो 100 और जो द्विपदी है उसकी डिग्री हो 35। तो पहले तो मैं 35 वाला करता हूँ इधर और 100 वाला करूँगा उधर। तो देख लो, मुझे सबसे पहले तो क्या बनाना है, एक बाइनोमियल बनाना है। तो मैंने बाइनोमियल बना लिया x+2, और इधर मुझे मोनोमियल बनाना है तो मैंने सिर्फ x लिख दिया। तो यहाँ तक तो मेरा बाइनोमियल बना और मोनोमियल बना। अब मुझे इनकी डिग्री लगानी है तो मैं यहाँ डिग्री लिख देता हूँ 35। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मुझे डिग्री लिखनी है 100। ये लो भाई, क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, खत्म। इतना मस्त हलवा, इतना अच्छा क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ ले तो यार मज़े ही हो जाने। आप कुछ और भी बना सकते हो, x की पावर 35 + 2x की पावर 34, आप x की पावर 100 कर सकते हो, आप y की पावर 100 कर सकते हो, आप z की पावर 100 कर सकते हो, आप a की पावर 100 कर सकते हो। आप जो मर्जी वेरिएबल लो उसकी पावर 100 कर दो। ठीक है, यहाँ ऐसा मत कर देना कि x की पावर 100 + x की पावर 99, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में डिग्री तो 100 रह जाएगी लेकिन ये मोनोमियल नहीं बचेगा, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में। और इसमें भी आप ऐसे मत कर देना x की पावर 33। क्यों? क्योंकि वही बात, डिग्री 35 हो जाएगी लेकिन बाइनोमियल नहीं रह जाएगा। मतलब x की मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही होने चाहिए। x की मैक्सिमम पावर 100 होनी चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स 1 ही होनी चाहिए। यही ये डिमांड कर रहा था क्वेश्चन, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन, 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, दिमाग में खटाक खटाक चलेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, कोई भी दिक्कत क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। नाउ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। निम्नलिखित बहुपदों की डिग्री ज्ञात कीजिए या बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? उस पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, वही होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ मुझे दिख रहा है ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है, तो यहाँ मैक्सिमम पावर है 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है 4 - y²। तो 4 तो कांस्टेंट है, तो उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी पावर तो 0 आनी है, और 0 और 2 में जो बड़ा होना है या मैक्सिमाइज होना है वो 2 को ही होना है, तो इसकी डिग्री 2 रहने वाली है। 5t - √7, तो √7 की मैं कर दूँ t की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। वैसे इसको भी लिख सकते थे 4t की पावर 0, t की पावर 0 वापस 1 हो जाएगा, 4 × 1 वापस 4 हो जाएगा, √7 × 1 वापस √7 हो जाएगा। तो उसको लिखने का मतलब नहीं है, लेकिन ये होता है, यहाँ पे भी लिख दो। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। ठीक है, तो इसकी डिग्री 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। तो ये तो हो गया डिग्री वाला क्वेश्चन। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद हम आज के सेशन को वाइंड अप कर देंगे और आपका 2.1 तक का सारा NCERT का पोर्शन खत्म हो चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे का शुरू करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो हमने पढ़े थे ना कि भाई ये आपका जो एक घाती, द्विघाती या त्रिघाती बहुपद, वो छांटने हैं इसमें से। तो क्या होता है, डिग्री पे ऊपर डिपेंड करेगा। जिसकी डिग्री 1 वो आपका लीनियर, जिसकी डिग्री 2 वो आपका क्वाड्रेटिक और जिसकी डिग्री 3 वो आपका क्यूबिक। तो सबसे पहले तो मुझे इनकी डिग्री लिख लेनी है। तो इसकी डिग्री प्यारे बच्चों 2 आ गई, इसकी डिग्री 3 आ गई, इसकी डिग्री वापस 2 आ गई, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है। देखो डिग्री कैसे लिखी, आप सबको पता है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बीजीय व्यंजक होता है, उसकी अधिकतम घात जो होती है वही डिग्री होती है। इसमें अधिकतम घात 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें कुछ भी नहीं मतलब 1 है, इसमें 2 है, इसमें कुछ भी नहीं मतलब 1 है, इसमें 3 है। तो अब देखो जिसमें 2 है वो क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक।
द्विघात हो गई, ठीक है भाई। इसकी बात करें, इसमें कितनी पावर हो रही है, 3 हो रही है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो रही है, तो ये हो गया क्यूबिक यानी कि त्रिघाती बहुपद हो गया ये। इसमें क्या है, 2 है, मतलब ये वापस क्वाड्रेटिक बन गया, यानी कि वापस द्विघाती हो गया। इसकी बात करें तो ये एक घाती है, ये आपका लीनियर है, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, ओनली 1 है। इसकी बात करें तो इसकी भी 1 है, तो ये भी एक घाती ही बनने वाला है, तो ये हो गया लीनियर। इसकी बात करें तो ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है, ये आपका द्विघाती, ये आपका त्रिघाती। तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन के अंदर, इस प्रश्न के अंदर किया क्या, हमने सबसे पहले डिग्रियां निकाल ली। देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, हमने क्या किया, हमने पहले डिग्री निकाली। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात 2 है, और जिस बहुपद की घात 2 हो वो होता है क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक। जिसकी 3 हो वो होता है त्रिघाती, जिसकी वापस 2 तो वापस द्विघाती, जिसकी 1 ही हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो, वो लीनियर। सिमिलरली इसमें भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी थी, 1, तो ये भी लीनियर। इसमें बहुपद की घात कितनी थी, 2, तो ये द्विघाती। इसमें बहुपद की घात 3 थी, तो ये त्रिघाती। तो बस बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें फाइंड करनी है, और उसके बेसिस पे जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो वो लीनियर यानी एक घाती, जिसकी 2 हो वो क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती, और जिसकी 3 हो वो क्यूबिक यानी कि त्रिघाती। ठीक है, तो यहाँ तक आपका एक्सरसाइज 2.1 जो आपकी एनसीईआरटी की है, वहाँ तक का पोर्शन आपका हो चुका है, दी एंड खत्म हो चुका है। आप चाहे तो एनसीईआरटी उठाकर देख सकते हैं, वे क्वेश्चन भी मैंने सारे ले लिए हैं 2.1 के, और थ्योरी पार्ट भी सब खत्म कर दिया है। तो एक्सरसाइज 2.1 तक फिनिश है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर ही दीजिए यार, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।